नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है फर्म के विघटन और उसके प्रकार, अर्थात डिफरेंट मोड्स और टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 39 से लेकर के 44 तक में दिए हुए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से उसे हम हर एक सेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पर चलते हैं और हर एक सेक्शन को समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से प्रकार हैं जिससे फर्म का विघटन हो सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बेसिकली टू टाइप से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और दूसरा बाय द कोर्ट। एक्ट ऑफ पार्टीज जो है वो दो प्रकार का है। पहला कंपल्सरी डिसोल्यूशन है और दूसरा कॉन्टिजेंसी डिसोल्यूशन है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 40, 41, 43 में दिया हुआ है और कॉन्टिजेंसी डिसोल्यूशन जो है सेक्शन 42 में दिया हुआ है और कोर्ट के माध्यम से वो सेक्शन 44 में जिक्र किया हुआ है। यानी कि सारे सेक्शन इसमें कवर्ड हो गए हैं, स्केच डायग्राम के माध्यम से बताया जा रहा है। सेक्शन 39 डिसोल्यूशन को डिफाइन करता है, यानी कि किसी फर्म का विघटन की परिभाषा क्या होती है वो सेक्शन 39 में दी हुई है, जो ये बताता है कि जब साझेदारों के बीच में विघटन होता है तो इसे ही हम साझेदारी का विघटन कहते हैं। यानी कि पार्टनर्स के बीच में, यानी फर्म के जो पार्टनर होते हैं उनके बीच में ये तय हो जाता है कि अब वो साथ में व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, तो इसे ही हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, साझेदारी का विघटन कहते हैं। ठीक है, और ये डिसोल्यूशन जब भी होगा वो टोटल होगा, इन टोटालिटी होगा, यानी पार्शियल डिसोल्यूशन नहीं होता है। सेक्शन 40 उस विघटन की बात करता है जो कि करार के द्वारा हुआ हो, यानी डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। यानी जो फर्म का गठन हुआ है, यानी साझेदारी की जो गठन हुई है वो किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे हुआ है और कुछ समय अवधि के लिए हुआ है, जिसे हम एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग भी कहते हैं, जो सेक्शन 8 में दी गई हुई है। इसके मतलब ये है कि जब वो टर्म्स या अंडरटेकिंग का समय खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये फर्म या साझेदारी भी खत्म हो जाएगी। जैसे कि किसी कंपटीशन की तैयारी कराना, तो दो फैकल्टी, दो जो एक्सपर्ट टीचर हैं उनके बीच में एक करार हुआ कि एक समय तक उनकी साझेदारी पार्टनरशिप चलेगा और जैसे एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा उनकी साझेदारी यानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। उसी तरह से कोई भी सीजनल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, एक सीजन पर निर्भर होता है, उसके अंतर्गत ये पार्टनरशिप बनी हुई है और जैसे सीजन खत्म होगा वैसे ही साझेदारी खत्म हो जाएगी। सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन कहते हैं, यानी कि आवश्यक विघटन। ये आवश्यक विघटन तब होता है जब कोई घटना घट गई हो, जैसे कि फर्म का कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो गया है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि जो फर्म चल रही है, जो व्यवसाय कर रही है, वो व्यवसाय जो है अनलॉफुल हो गया हो, गैर कानूनी घोषित हो गया हो। ठीक है, और इस तरीके से कोई भी अंडरटेकिंग अगर अनलॉफुल हो जाता है या उनके साझेदार जो है वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो भी उसे उस फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है, जिसे कंपल्सरी डिसोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन इसका प्रोवाइजो ये है कि अगर वो फर्म कई अंडरटेकिंग काम कर रही है, कई अलग अलग व्यवसाय पे काम कर रही है, तो एक पर्टिकुलर बिजनेस जो अनलॉफुल हुआ है सिर्फ वो ही विघटित होगी, वही खत्म होगा। ठीक है, लेकिन और जो बाकी जो साझेदार जो काम कर रहे हैं वो चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक फर्म जो है 2 से 3 बिजनेस कर रही है और उनसे एक बिजनेस अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाता है तो सिर्फ उस बिजनेस को बाकी फर्म से अलग कर दिया जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग फर्म जो लॉफुली चल रही है, लीगली चल रही है, वो चलती रहेगी। और इसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, यानी कि जो अनलॉफुल वेंचर है या बिजनेस है वो रिमेनिंग बिजनेस से अलग कर दी जाती है और इसे ही सेपरेशन को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। सेक्शन 42 वो हैपनिंग को बताता है कि अगर कोई सर्टेन कॉन्टिजेंसी, कोई आकस्मिक घटना घट गई है और वो
ऐसी घटना है जिसकी वजह से फर्म डिजॉल्व घोषित कर दी जाती है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि अगर फर्म का जो अंडरटेकिंग है, बिजनेस है, वो कुछ फिक्स टर्म पे है, यानी कि 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, ऐसा कोई टर्म पहले फिक्स कर दिया गया था, तब वो साझेदारी यानी फर्म बनाई गई थी। ठीक, वो समय निकल जाने के बाद ऑटोमेटिकली जो है, जैसे टर्म एक्सपायर होगा, वो जो पार्टनरशिप वो भी एक्सपायर हो जाएगी, यानी डिजॉल्व हो जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है कि या तो पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए फर्म बनाई गई थी, पार्टनरशिप की गई थी, और वो अंडरटेकिंग या एडवेंचर पूरी हो गई है, यानी कि जैसे कि कोर्स कंप्लीट कराना, ठीक है, या किसी ओकेजन सीजनल चीज़ों पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो और वो सीजन निकल गया है, तो कोई पर्टिकुलर टर्म्स में या पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर कोई फर्म्स पार्टनरशिप या साझेदारी की जाती है और वो समय जब निकल जाता है या वो कंडीशन पूरी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। और लास्ट है, या तो फर्म के पार्टनर जो साझेदार है उनका किसी का देहांत हो गया है और उनकी संख्या 2 से कम हो गई है, ठीक, या तो किसी साझेदार को कोर्ट ऑफ लॉ ने इंसॉल्वेंट या दिवालिया घोषित कर दी है। तो ये 3 कंडीशन अगर होती है तो इसे हम कहते हैं हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज, और इसकी वजह से कोई भी फर्म डिसॉल्व कर दी जाएगी। सेक्शन 43 जो है वो सेक्शन 7 के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 7 जो है कहता है पार्टनरशिप एट विल, यानी कि ऐसी साझेदारी जो साझेदार की इच्छा पर निर्भर है, जिस समय चाहेंगे पार्टनर जो है वो दूसरे साझेदार को नोटिस दे करके, याद रखिएगा रिटन नोटिस दे करके वो फर्म को विघटित कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। और इसे रेजुलेशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, ठीक, यानी कि नोटिस हमेशा रिटन में होना चाहिए और जिस तारीख को नोटिस दी गई है उस दिन से ही माना जाएगा कि फर्म डिसॉल्व हो गई है। कभी कभी ये इस पे कई केस लॉ आ चुके हैं कि अगर नोटिस में डेट ना पड़ी हो तो क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन पे जिस दिन या जिस समय नोटिस रिसीव हुई है उस दिन से ही माना जाएगा कि ये फर्म डिसॉल्व हो गई है। सेक्शन 44 यानी डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, यानी फर्म का विघटन जो है न्यायालय के माध्यम से किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी फर्म का साझेदार वो कोर्ट में जाता है और अपने ग्रीवांस को लेकर के अपने बात को कहता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि ये फर्म जिसका साझेदार है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, और वो दिए गए ग्राउंड है कि किस किस आधार पे पिटीशन फाइल करके भी किसी फर्म का विघटन किया जा सकता है, बशर्ते कि वो पिटीशन जो है कोई ना कोई साझेदार मूव किया हो। ठीक, तो सबसे पहले ये है कि जब पार्टनर जो है ये लगता है कि अनसाउंड माइंड हो गए हैं, मानसिक स्थिति खराब हो गई है साझेदार की, तो एक ग्राउंड ये है कि इस आधार पे भी डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा ग्राउंड है कि जो पार्टनर है, जो साझेदार है, वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गए हैं, असक्षम हो गए हैं पूर्णतः, और वो काम करने योग्य नहीं है। ठीक, ये दूसरा ग्राउंड है। तीसरा, या तो पार्टनर ने गिल्टी ऑफ कंडक्ट, यानी कि कोई ऐसा दुराचार किया है जो कि पार्टनरशिप डीड के खिलाफ जा रहा है या फर्म के जो कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ जा रहा है, और ऐसा कोई कंडक्ट कर दिया हो जैसे मिसकंडक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, जैसे साझेदार जो है वो फर्म्स की मीटिंग में अटेंड नहीं करते, साल में 2 बार मीटिंग होती है उसको भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक, क्रिएटिंग वायलेंस, कोई ना कोई आक्रामक घटना के कारण जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, या एडल्ट्री में एंगेज है, या इन ह्यूमन बिहेवियर, मानवता के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं मीटिंग में खासकर। ठीक है, नॉन डिपॉजिट ऑफ फॉर्म मनी, फॉर्म के पैसे ले जा रहे हैं लेकिन अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं बैंक में, या किसी प्रकार का फ्रॉड कर दिया है, या चीटिंग किया हुआ है, या कोई ऐसा भी इलीगल काम किया हुआ है जो कि फर्म्स की जो बिजनेस है उसकी डीड है उसके खिलाफ जा रही है, तो दूसरे साझेदार जो ग्रसित है वो कोर्ट के माध्यम से भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, 4th पॉइंट है जहाँ पर साझेदार करार जो हुई है उसका लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, और वो भी जानबूझ के कर रहे हैं, विलफुली एंड परसिस्टेंटली, और लगातार जानबूझ के और लगातार
उस करार का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये भी एक आधार हो सकता है विघटन का। पांचवा है जहां पर कोई ऐसा साझेदार है जिसने सारा अपना हित जो फर्म में था बिना साझेदार की सहमति कर उसने थर्ड पार्टी यानी बाहरी व्यक्ति को ट्रांसफर यानी हस्तांतरित कर दी है, या किसी रिकवरी ऑफ एरियस ऑफ लैंड रेवेन्यू की पूर्ति के लिए फर्म की प्रॉपर्टी को बिक जाने दिया, जबकि अन्य साझेदार से बिना सहमति लिए हुए ऐसी कोई भी रिकवरी में पार्टनर अपनी पर्सनल ड्यू को क्लियर नहीं कर सकता है। ठीक। छठा है कि जहां पर फर्म के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लॉस यानी घाटे का चलने का, यानी सिर्फ वो घाटे में चल सकती है, फायदा मुनाफा नहीं हो सकता है। और लास्ट है जहां पर न्यायालय को लग रहा है जो जस्ट एंड इक्विटेबल है, जहां उनके विवेकाधीन लग रहा है कि फर्म इस स्थिति में नहीं है कि आगे से चलाया जा सके, और वो कारण बता करके फर्म का विघटन कर देती है। दैट्स इट फ्रेंड, ये है सेक्शन 39 से लेकर 44 तक वो प्रकार जिसके माध्यम से किसी फर्म का विघटन हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम नए प्रश्न विद सॉल्यूशन और उससे संबंधित प्रावधान को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।